बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो चैप्टर लाइट है उसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, उसके बाद नेक्स्ट है इसकी टाइप कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेक्स्ट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज हम कौन सी कंडीशन के अंदर हासिल करेंगे। तो फर्स्ट है लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट हमारे पास एक एनर्जी की किस्म है जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ बीम प्रोड्यूस करती है, उसको हम नाम देते हैं लाइट का। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास ये रूम है, तो इसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। किस वजह से? लाइट की वजह से। अगर सडनली लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है तो हमें इस रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, यानी जो सेंसेशन ऑफ विजन थी वो हमारी वर्क नहीं, हम देख नहीं सकेंगे। अब नेक्स्ट है कि हमें जो डिफरेंट कलर है वो क्यों नजर आ रहे थे। जैसे फर्ज करें कि मेरे पास रूम में ये जो हिस्सा मुझे ब्लैक नजर आ रहा है, तो ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? अगर ये रेड है तो ये रेड क्यों नजर आ रहा है? और अगर ये ब्लू है तो ब्लू क्यों नजर आता है? तो हमारे पास जो लाइट है ये व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब क्या होगा, जब व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो जो सर्टेन वेवलेंथ है उनको ऑब्जर्व कर लेगी। फर्ज करें इसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल हुई है, तो ब्लू के अलावा बाकी सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व, और रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, ब्लू, और जिसकी वजह से हमें क्या नजर आएगा, ये ब्लू। अब नेक्स्ट अगर ये रेड हम देखते हैं, तो जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो रेड के अलावा बाकी सारे ऑब्जर्व हो जाएंगे, लिहाजा हमें इसका कलर कौन सा नजर आएगा, रेड का। इसके बाद नेक्स्ट ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? जब व्हाइट लाइट को हमने फॉल किया तो इसने सभी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लिए, उसकी वजह से क्या होगा, इसका कलर हमें क्या नजर आएगा, रेड। तो इसके रेलेवेंट हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेड फ्लावर केप्ट इन व्हाइट लाइट अपीयर्स। कहता है कि हमारे पास एक रेड फ्लावर है, उसको हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट में रखते हैं, तो कौन सा हमें कलर नजर आएगा? तो बहुत आसान है। क्यों? जब व्हाइट लाइट फॉल कर रही है तो सिर्फ रेड लाइट ऐसी होगी जो इससे रिफ्लेक्ट होगी, बाकी सारी क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और हमें जो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आएगा वो कौन सा होगा, रेड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का था। मकसद ये था कि अगर क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा जाए तो स्टूडेंट कैसे इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड फ्लावर केप्ट इन अ ब्लू लाइट। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारे पास जो लाइट है वो कौन सी है, ब्लू है, और जो हमारे पास फ्लावर है वो कौन सा है, रेड। तो अब क्या होगा, यानी फर्स्ट करेंगे हमारे पास रूम है, इसमें जो लाइट हम यूज करें वो ब्लू लाइट है, और हम क्या कहते हैं इसमें एक्चुअली जो फ्लावर का कलर था वो रेड रख देते हैं और उस फ्लावर को देखते हैं, तो क्या होगा, ये ब्लू लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कलर होगा सिर्फ वही लाइट उसने रिफ्लेक्ट करनी होती है, बाकी को क्या कर लेगी, ऑब्जर्व। तो ये ब्लू लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, जब ये ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो कोई रिफ्लेक्शन है नहीं होगी। तो ब्लैक में भी तो यही होता है कि सारी लाइट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व। तो यहाँ पे तो है ही सिर्फ एक ब्लू, तो ये जो ब्लू को ऑब्जर्व कर लेगा तो हमारे पास कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लिहाजा जो हमें कलर नजर आएगा फ्लावर का वो कौन सा होगा, रेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट एक और एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, इससे हम फर्दर एक एमसीक्यू के नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस एमसीक्यू में क्या है, कहता है द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द आइडिया ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये कहा था कि लाइट की नेचर क्या है, वेव। तो सबसे पहले है न्यूटन इसका ऑप्शन। तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है रेक्टिलिनियर पाथ में, और लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी इन अ फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको उसने कॉर्पस्कुलर्स का नाम दिया था। और न्यूटन की इस थ्योरी को हम नाम देते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो क्योंकि इसने पार्टिकल कहा था लिहाजा हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये सही नहीं है। अब सेकंड की तरफ हम चलते हैं, हाइजेंस। तो हाइजेंस ने 1678 में ये कहा था कि जो लाइट है वो वेव है, और उसके लिए उसने एक हाइपोथेटिकल मटेरियल लिया था जिसको ईथर का नाम देते हैं। यानी उसने कहा था कि एक हमें फर्जी मटेरियल रिक्वायर्ड है लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसको उसने नाम दिया था ईथर का। और सेकेंडली उसने कहा था कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लेटर ऑन जब ये बात सामने आई कि ये ट्रांसवर्स है तो ये आइडिया उसका रॉन्ग था कि लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन ये बात उसने फर्स्ट टाइम कही थी कि लाइट का बिहेवियर कौन सा है, वेव्स। तो हमारे पास क्वेश्चन पे भी क्या पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसी एमसीक्यू को डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव आइडिया हु कंफर्म एक्सपेरिमेंटली दैट लाइट इज अ वेव नेचर। यहाँ इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था कि लाइट की नेचर क्या है, वेव। तो उसके लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो यंग्स होगा, यानी वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, ये यंग्स ने किया था। ये भी एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग है हमारे पास ऑप्शन, उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाद बात एमसीक्यू इनके रेलेवेंट भी आ सकते हैं। तो मैक्सवेल क्या था, तो मैक्सवेल हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा था कि जो लाइट वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, और इनको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और इनकी जो स्पीड है उसके लिए अगर वैक्यूम में हमें फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, that is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट एमिट या ऑब्जॉर्ब होती है इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, और उन डिस्क्रीट पैकेट को उसने नाम दिया था फोटॉन। अब फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है E इज इक्वल टू एच एफ या E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि लाइट की डुअल बिहेवियर है, यानी लाइट जो है एज अ वेव के तौर पे बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। लाइट जब इंटरेक्ट करेगी वेव के साथ तो इसका बिहेवियर किसके साथ, किसकी तरह का होगा, वेव्स की तरह का, और जब इसने इंटरेक्ट करना है पार्टिकल के साथ तो उस समय ये किसके तौर पे बिहेव करेगी, पार्टिकल। तो ये हमने सारी थ्योरीज को डिस्कस कर ली। अब किसी के भी एलिमेंट कोई एमसीक्यू हो तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होती है, वेव फ्रंट हमारे पास ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। जैसे अगर हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सारे पॉइंट का फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट। अब नेक्स्ट है, यहाँ से एक एमसीक्यू आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सेम वेव फ्रंट इज। तो किसी भी एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सबका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है, लिहाजा फेज डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास जीरो आएगा। पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कोई से दो पॉइंट का अगर हम फेज डिफरेंस लेते हैं सेम वेव फ्रंट के ऊपर तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट फिर सोर्स के तौर पे एक्ट करता है, यानी ये फिर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, ये हाइजेन ने कहा था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। तो ये सोर्स के तौर पे एक्ट करता है सेकेंडरी वेवलेट की। अब अगर हम क्या करते हैं, एक ऐसी सरफेस बनाए जो इन सारे सेकेंडरी वेवलेट को टच करती हुई गुजरे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट आ जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसी लाइन जो वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये मैं लाइन लेता हूँ, ये मैं लाइन लेता हूँ। ऐसी लाइन जो नॉर्मल होगी वेव फ्रंट के ऊपर उसको हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये बताएगी किस हिम्मत में ट्रेवल कर रही है लाइट की रे। नेक्स्ट है कि वेव फ्रंट की टाइप्स कितनी होती हैं। यहाँ से एक और एमसीक्यू आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट, तो दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले है स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी जैसे हमारे पास एक बॉल है उस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जो पॉइंट सोर्स होगा उससे जो लाइट एमिट होती है वो किस फॉर्म में होगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसमें जो लाइट एमिट होगी वो क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में। तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, स्फेरिकल। अब सन है तो सन से जो लाइट एमिट हो रही है वो तीनों डायमेंशन में है, तो वेव फ्रंट कौन सा बनेगा हमारे पास, स्फेरिकल। अब उसके बाद नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर कोई लाइन सोर्स है जैसे ये, इससे जो लाइट एमिट होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, लाइन सोर्स से जो आ रही है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, अगर सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो तो उसकी जब लाइट हम तक पहुंचेगी तो वो इन अ फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी। जैसे सन है तो सन का हमसे बहुत ज्यादा फासला है, तो अगर उसका हम कोई छोटा सा पैचेस लेते हैं तो डेट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट हम एक और तरह से जो प्लेन वेव फ्रंट है वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट सोर्स होता है
इस पॉइंट सोर्स को कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे। जब हम प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट आ जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। अब इससे अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट हो, वो लेंथ में से पास करे और उसके बाद प्रिंसिपल फोकस पे हमारे पास जो सोर्स प्रोड्यूस होगा वो पॉइंट सोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कहीं पे एनर्जी का कम हो जाना और कहीं पे एनर्जी का ज्यादा हो जाना, उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि टू लाइट वेव जो है टू कोहेरेंट सोर्स से एमिट हो रही है और वो दोनों वेव्स क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी। उसमें सुपरपोजिशन का अमल होगा, उसकी वजह से होता है कुछ पॉइंट पे जो इंटेंसिटी इफेक्ट है वो बढ़ जाते हैं और कुछ पॉइंट पे कम हो जाते हैं, यानी वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस का। तो इसमें हमारे पास दो वेव्स हैं, एक का हमने एम्पलीट्यूड y1 लिया हुआ है, दूसरे का क्या लिया हुआ है, y2। तो नेट जो वैल्यू आएगी दोनों के हमारे पास सम के इक्वल आ जाएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी होंगी? इसके लिए हमें दो कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। सोर्स क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है कि वो सिंगल वेवलेंथ के ऊपर मुश्तमिल हो। सेकंड, कोहेरेंट हो। अब ये कोहेरेंट सोर्स कौन सा होता है? तो ऐसा सोर्स जिसमें जो डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो, 0 या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उस सोर्स को हम क्या नाम देते हैं, कोहेरेंट सोर्स। अब ये जो कोहेरेंट सोर्स है ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो कोहेरेंट सोर्स को हासिल करने के हमारे पास टू डिफरेंट वे हैं। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इसमें हमने क्या करना है, एक वेव फ्रंट को दो हिस्सों में स्प्लिट करना होता है। और सेकंड हिस्सा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड को डिवाइड करना होता है। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला मेथड हम किसमें यूज करते हैं, ये हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम किसमें यूज करेंगे, न्यूटन रिंग में, थिन फिल्म में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये भी किस पे वर्क करेगा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डिफरेंस है इसके रेलेवेंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर एक पॉइंट पे जो वेव्स मिल रही हैं वो सेम फेज हो या इन फेज हो, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है अगर एक पॉइंट पे जो वेव्स मिल रही हैं वो आउट ऑफ फेज हो या अपोजिट फेज हो, तो उस वक्त कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स आर इन फेज, आउट फेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इन फेज होगा या सेम फेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है पाई, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, उसके बाद 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है, 8 पाई। तो इसका जो जर्नल हमने रिलेशन लिखा हुआ है 2n पाई, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें फेज डिफरेंस किसके इक्वल होगा। तो इसमें हमारे पास जो फाई है वो 180 डिग्री होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n माइनस 1 पाई, या एक और हमारे पास इसकी फॉर्म है 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो अगर आप ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 1, 2, 3 होगी, यानी जब 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू 0 से शुरू होगी, तो जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर हम 1 रखेंगे तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, तो जो अल्फा ऑप्शन है उसमें हमारे पास होगा 0, बीटा ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, चार्ली ऑप्शन में होगा 4 पाई, और डेल्टा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इन फेज जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है डेल्टा ऑप्शन उसका सही होगा। इसी तरह इसके रेलेवेंट भी एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट है जो पार्ट डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा n लैम्डा। यहाँ जो n की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 ये प्लस माइनस में हो सकती है, तो ये उस वक्त है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ
लैम्डा बाई 2, यानी ये लैम्डा बाई 2 का क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा। 0 का मल्टीपल हो सकता है तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद जब 2 का मल्टीपल होगा तो ये लैम्डा आ जाएगा। 4 का मल्टीपल होगा तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 6 का मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा आ जाएगा। 8 का मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लैम्डा। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जो पार्ट डिफरेंस होता है डेट इज इक्वल टू 2n-1 इनटू लैम्डा बाई 2। तो इसको हम एक और तरह से कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी ये ऑड होगा तो 1 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2। ऑड है तो 3 का आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। उसके बाद 5 का आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। तो इनके रेलेवेंट भी एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब अगर जो दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे एक पॉइंट पे, एक का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का y2 है, और ये दोनों इक्वल है, इस इक्वल को हमने क्या नाम दे दिया, y का। तो जो उस लम्हे हमारे पास नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ, तो वो आ जाएगा 2y। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, तो उस कंडीशन में हमारे पास मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो मिनिमम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी मैक्सिमम अगर आइडेंटिकल है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो 2 के इक्वल है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई है, 0। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें उसका कलर ब्लू नजर आता है, उसकी वजह क्या है। ये ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, बी है डायफ्रैक्शन, सी है स्कैटरिंग, और डी है इंटरफेरेंस। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्कैटरिंग है, उसकी वजह क्या है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सन से लाइट आ रही है वो वाइट लाइट है, और वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर या डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब इसमें जो हमारे पास है, जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे क्या है, लार्ज, और जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। अब जो स्कैटरिंग है हमारे पास, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका स्कैटरिंग का प्रोसेस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम वेवलेंथ के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होनी चाहिए थी वो वायलेट थी, लेकिन हमें स्काई जो है वो ब्लू नजर आ रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो वायलेट है वो हमारी आईज के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो ब्लू है ये हमारे लिए सेंसिटिव है। लिहाजा इस इफेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई, और हमें जो स्काई होगा वो कौन सा नजर आएगा, ब्लू, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इसी की रेलेवेंट सेकंड एमसीक्यू है, इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर देन कलर ऑफ स्काई इज। अब जो एटमॉस्फेयर है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, ये हम ऐसे अबव टू द एटमॉस्फेयर मूव कर जाते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्काई को, तो वो स्काई किस तरह का नजर आएगा। तो क्योंकि अगर हम अबव टू एटमॉस्फेयर मूव कर देते हैं या एटमॉस्फेयर को हम रिमूव कर देते हैं तो कोई स्कैटरिंग का अमल नहीं होगा। जब कोई स्कैटरिंग का अमल नहीं होगा तो वहां पे कोई लाइट नहीं होगी, तो हमें जो रीजन नजर आएगा ब्लू, वाइट, रेड, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो अपर स्काई है वो हमें नजर आएगा ब्लैक। नेक्स्ट है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की वेव नेचर की कंफर्मेशन देता है। तो जो हाइगन था उसने सबसे पहले ये कहा था कि लाइट की जो नेचर है वो वेव है, लेकिन उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था जिससे वो कंफर्म कर सके, लिहाजा उस वक्त उसकी बात को एक्सेप्ट ना किया गया। लेकिन लेटर ऑन 1801 में जो यंग्स था, इसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से इस बात को कंफर्म कर दिया था कि लाइट की नेचर क्या है, वेव। तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है, हु साइंटिस्ट फर्स्ट कंफर्म दैट लाइट इज अ वेव नेचर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, इससे हमने जो एल डिस्टेंस के ऊपर एक स्क्रीन रखी हुई है जिसके ऊपर हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स उसको हम स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट इसको हम क्या करेंगे, वाई से ज़ाहिर करेंगे। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सेंट्रल रीजन पे यहाँ पे हमारे पास फ्रिंज बनेगी, ये ब्राइट फ्रिंज होती है।
अब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये क्यों होती है, उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी पहली वजह ये है कि इसमें जो फेज डिफरेंस होगा सेंट्रल पॉइंट पे वो 0 डिग्री होता है, या पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्या करते हैं, जो एक स्लिट है इसको हम रेड लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं, यानी यहां से रेड लाइट पास कर रही है, और दूसरी स्लिट जो है उसमें ब्लू लाइट पास कर रही है, यहां से ब्लू लाइट पास कर रही है। तो कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई इंटरफेरेंस पैटर्न होगा? तो उस कंडीशन में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। क्यों? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस के लिए क्या है कि लाइट का कोहेरेंट होना जरूरी है। तो लाइट कोहेरेंट कब होगी? जब दोनों की वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो जब कलर इनके डिफरेंट हो जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी, लिहाजा लाइट भी कोहेरेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें एक स्पॉट मिल जाएगा रेड और एक हमें स्पॉट यहाँ पे ब्लू मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फास्ट ब्राइट फ्रिंजेस। अगर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस है d sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m लैम्डा, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम पार्ट डिफरेंस भी कह सकते हैं, पार्ट डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस d sin थीटा दैट इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। तो इसमें अगर आपको दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बता दिया जाए, एंगल बता दिया जाए और बता दिया जाए कि कौन से ऑर्डर की हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो हम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर एंगल बता दिया जाए, ऑर्डर बता दिया जाए और वेवलेंथ बता दिया जाए और स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन को पूछा जाए तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके रेलेवेंट भी हम सीख आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो स्लिट्स हैं ये वर्टिकल हो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्लिट्स और ये स्लिट्स वर्टिकल है। अगर वर्टिकल होंगे जो पार्ट डिफरेंस होगा हमारे पास, ये पार्ट डिफरेंस दैट इज इक्वल टू d sin थीटा। तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है? तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया d sin थीटा। अब इसमें क्या होगा, अगर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, ये जो एंगल थीटा है ये बढ़ता जाएगा, यानी ये एंगल हमारे पास कम है, ये एंगल बढ़ गया, तो जो ही एंगल बढ़ेगा तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी d sin थीटा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर ये जो हमारे पास स्लिट्स हैं ये वर्टिकल ना हो बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, और ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास स्क्रीन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो d sin थीटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, d cos थीटा। तो यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है, इफ स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल देन पार्ट डिफरेंस इज, तो फिर पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, d sin थीटा, d cos थीटा, d tan थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, d cos थीटा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो पहले हमारे पास एंगल वर्टिकल में एंगल बढ़ाने से पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था, यहाँ एंगल बढ़ाने से पार्ट डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। अब पॉइंट P पे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ym इज इक्वल टू m l लैम्डा ओवर d। तो यहाँ पे m क्या होगा, ऑर्डर होगा, l हमारे पास स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है जो भी हम लाइट यूज करें, और d दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है। नेक्स्ट है अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो फार्मूला आ जाएगा ym इज इक्वल टू m प्लस 1/2 d इनटू l लैम्डा ओवर d। तो इससे आप वेवलेंथ को अगर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस बता दिया जाए और उस कहा जाए ऑर्डर भी बता दिया जाए, सेपरेशन बता दी जाए, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो हम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर सारे फैक्टर गिवन हो, एक हमने फाइंड करना तो इस रिलेशन या डार्क के लिए इस रिलेशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रिंज स्पेसिंग। ये फ्रिंज स्पेसिंग होती क्या है, हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट यानी ये ब्राइट है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिंज आएगी ये डार्क होगी, ये डार्क फ्रिंज आ गई। उसके बाद फिर ये हमारे पास कौन सी आ गई है, ब्राइट, फिर डार्क आ गई। तो दो कंसेक्टिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग चाहे ब्राइट है चाहे डार्क है, दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी, तो इसको हम डेल्टा वाई से लॉग करते हैं, दैट इज इक्वल टू l लैम्डा ओवर d। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है डेल्टा y दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, यानी अगर स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस कम है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी,
कम, यानी फ्रिंजेस एक दूसरे के करीब करीब हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एल को बढ़ा देते हैं तो फ्रिंजेस के दरमियान फासला क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अगर वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ के भी रिलेशन अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इससे क्या मुराद है, अगर हम दो लाइट्स यूज करते हैं, एक दफा हमने ब्लू लाइट यूज की है और दूसरी दफा हम कौन सी लाइट यूज करते हैं, रेड लाइट यूज करते हैं। तो अब रेड की जो वेवलेंथ है ये लार्ज है और ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम, यानी इसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी और इसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लार्ज। तो जिसकी वेवलेंथ लार्ज होगी तो रेड के लिए हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी इसकी वैल्यू लार्ज आएगी और ब्लू के लिए फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का होल ऑपरेटस है उसका हम मीडियम चेंज कर देते हैं। जैसे पहले हमने एयर में रखा हुआ है, अब उसको एयर से हम वाटर में ले जाते हैं तो तब फ्रिंज स्पेसिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए इन दो फैक्टर्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ही हम एयर से वाटर में जाएंगे तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था V = F लैम्डा। जो फ्रीक्वेंसी है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियम की वजह से। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, V चेंज हो जाएगा लैम्डा चेंज होने की वजह से। अब जब डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ जो है ये रिड्यूस हो जाएगी, लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। तो जब लैम्डा कम हो जाएगा तो हमारे पास लैम्डा रिड्यूस हो जाएगा तो फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट्स मीन कि फ्रिंजेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हमने एयर से वाटर में गए, नेक्स्ट है अगर एयर से वैक्यूम में जाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी सी गलती कर देते हैं कि एयर और वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एक जैसे हैं, लेकिन इनका बिहेवियर में माइनर सा डिफरेंस जरूर है। अगर आप क्या करते हैं, पहले एयर में, तो एयर में हमारे पास क्या होगी, जो स्पीड की वैल्यू है वो 3 × 10⁸ से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो ही हम वैक्यूम में जाएंगे तो वहाँ 3 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगी, 8। तो आप एयर से वैक्यूम में जा रहे हैं तो v बढ़ है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो ही हम क्या करेंगे, एयर से वैक्यूम में जाएंगे, लैम्डा बढ़ने की वजह से हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इज, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट है इंटरफेरेंस, तो बिल्कुल सही इंटरफेरेंस हो रहा है। डाइफ्रैक्शन, उसके बाद नेक्स्ट है बोथ ही एंड बी नन ऑफ दीस। तो ये देखा गया है कि मोस्ट स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को सही किया होता है इंटरफेरेंस का, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। क्यों, जब लाइट यहां से पास करेगी तो तब डाइफ्रैक्शन का अमल होता है, अब यहां पे जाके इंटरफेरेंस का हो रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन इसी एमसीक्यू को अगर चेंज कर दिया जाए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व्ड, तो किस प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसको हमने फोकस किया होता है, किसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो स्टडी हम सिर्फ कौन सा कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस को कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। तो सबसे पहले थिन फिल्म क्या है, थिन फिल्म हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी जो थिकनेस है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसको हम नाम देते हैं थिन फिल्म। अब हमने क्या देखना है, बाद औक़ात हमने देखा है कि जो साबुन है, जो सोप है, उसके बबल्स बने होते हैं और उस पर जब लाइट फॉल करती है तो वो डिफरेंट कलर का एक पैटर्न नजर आ रहा होता है, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। इसी तरह जब बारिश हुई हो तो नमी वाली जगह पे कहीं आयल गिरा हो तो वहां पे लाइट फॉल कर रही हो तो हमें डिफरेंट कलर का पैटर्न नजर आ रहा है, दैट इज आल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, जैसे ये वाटर है, उसके ऊपर आयल की लेयर है, जो ही लाइट लाइट आ रही है, अब क्या होगा, जब इस पॉइंट पे जाके टकराएगी तो ये क्या होगा, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। अब जब ये पॉइंट डी पर आएगी तो अगेन यही प्रोसेस होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक इंसिडेंट बीम थी, इसको हमने क्या कर दिया, दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, तो ये दोनों कोहेरेंट होंगी। अब जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, थिकनेस के ऊपर
एंड नेचर ऑफ थिन फिल्म, सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब अगर सपोज करें हमारे पास थिकनेस एंड नेचर ऑफ एयर फिल्म और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इस तरह से हो कि जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाए एम लैम्डा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें वो कलर नजर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों इफेक्ट की वजह से जो पाथ डिफरेंस बनता है वो हमारे पास आ जाता है एम प्लस 1/2 लैम्डा, तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा और वो रीजन हमें क्या नजर आएगा, डार्क। अब नेक्स्ट है कि अगर व्हाइट लाइट हो तो व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर के ऊपर मुश्तमिल होती है और ये जो एयर की हमने जो थिन फिल्म ली है ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर। तो अगर व्हाइट लाइट फॉल करती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि सर्टेन रीजन में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस बन रहा है वो इस तरह से होगा कि वो ऑड इंटीजर मल्टीपल आ जाएगा हाफ वेवलेंथ का, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो कलर नजर नहीं आएगा और बाकी कोरिस्पोंडिंग कलर जो है वो हमें अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन रिंग्स। तो न्यूटन रिंग्स में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक ग्लास की जो शीट है उसके ऊपर मुश्तमिल है, उसके ऊपर हमने क्या किया होता है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा होता है। अब वो पॉइंट जो इन कांटेक्ट होंगे, यहाँ पे हमारे पास एयर की जो थिकनेस है वो जीरो होगी, लेकिन जो ही हम बाउंड्री की तरफ मूव करते जाएंगे एयर की थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये पूरे सर्कल में इसकी थिकनेस सेम रहती है। यानी ये अगर हमारे पास ये पॉइंट है, उसके बाद ये हम लेते हैं तो इसमें थिकनेस सेम रहेगी, अगर ये पॉइंट हम लेते हैं तो इसमें थिकनेस क्या, यानी इस रीजन में हमारे पास इस पॉइंट पे थिकनेस जीरो है, उसके बाद बॉडी है इसमें सेम है, फिर इसमें थिकनेस सेम है, फिर इसमें थिकनेस क्या है, सेम रहेगी। अब न्यूटन रिंग्स में क्या होगा, जब हम लाइट फॉल करेंगे तो ये लाइट हमारे पास ग्लास से एयर में जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे, एक तो रिफ्लेक्शन का होगा और दूसरा रिफ्लेक्शन का होगा। जो रिफ्लेक्शन का होगा, जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी रेयर मीडियम से तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये नीचे से हिस्सा आ रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम से, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने की वजह से एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, λ/2। अब अगर हम टोटल पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा वो आ जाएगा पाथ डिफरेंस, वो दो चीजों के इक्वल होगा, एक तो एयर थिकनेस होगी उसमें और सेकंड क्या होगा, λ/2। अब अगर किसी रीजन में एयर थिकनेस और λ/2 की वजह से जो होल वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है m लैम्डा के इक्वल, तो उस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और पूरे की पूरी रिंग हमें ब्राइट नजर आएगी। लेकिन अगर एयर थिकनेस और λ/2 इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस बनता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, m + 1/2 लैम्डा के इक्वल आ जाता है, तो उसकी वजह से कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, और पूरे का पूरा रिंग जो हमें नजर आएगा वो क्या होगा, डार्क होगा। नेक्स्ट है जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो सेंट्रल पॉइंट पे जो एयर थिकनेस की वैल्यू है वो जीरो होती है, जब ये जीरो हो जाएगी तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल बचेगा, λ/2। तो जब पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो सेंट्रल पॉइंट पे हमें कौन सी फ्रिंज नजर आएगी, डार्क। तो यहां से भी एमसीक्यू आ जाता है, एट सेंट्रल पॉइंट द पाथ डिफरेंस इज, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। एक और एमसीक्यू आ सकता है, एट सेंट्रल पॉइंट द फेज डिफरेंस इज, तो वो हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट है, ये सारा प्रोसेस हम स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट से, लेकिन अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्जर्व करते हैं तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो डार्क नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ब्राइट होगा। क्यों, उसमें ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है ये प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसमें हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी जीरो होगी और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।